हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ऐसी आशा रखती हूँ मैं आपसे कि आप घर बैठकर अपनी तैयारी को चार चांद लगा रहे होंगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी का दिल से थैंक्स भी कहना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे इस YouTube चैनल को पसंद कर रहे हैं, इतना स्नेह जो मुझे आपसे मिल रहा है कि आप मेरी क्लासेस को लगातार देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं दिल से थैंक्स करूँगी। आज मेरे YouTube चैनल पे जो 561 सब्सक्राइबर हुए हैं, वो सब आप ही का सहयोग है, आप ही की मेहनत है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब जो है मेरी इस मेहनत को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए कि हम लोग जो है मेरे इस YouTube चैनल पे दिल्ली पुलिस और राजस्थान कांस्टेबल के लिए एक कंप्यूटर सब्जेक्ट को हमने स्टार्ट किया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल रखता है दोनों ही एग्ज़ाम में। वैसे जो कंप्यूटर यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है और कंटेंट इतना अच्छा आपको तैयार करवाया जा रहा है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर काम आ सकता है ना। फिर चाहे वो पटवार का एग्ज़ाम हो, फिर चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम हो। तो फ़िलहाल जो है कि हम जो है हमारा जो मेन अभी टारगेट है वो है दिल्ली पुलिस और राजस्थान कांस्टेबल। तो चलिए, हमने जो है हमारी पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने जो है कंप्यूटर के सामान्य परिचय को देख लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देख लिया था, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर देख लिया था, कंप्यूटर का विकास देख लिया था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में हमने देख लिया था। और साथ ही साथ मैंने वहाँ आपको ये सब कुछ बताया था कि कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। पिछले पेपर में जो प्रश्न आए थे, प्रीवियस पेपर की अगर हम उठा के देखें तो उनमें जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चन से और आगे जो पेपर ये होने वाला है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस की संभावना बन सकती है, उन सब की चर्चा करते हुए मैंने अपनी जो है कंप्यूटर का परिचय वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज उसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर। और कंप्यूटर के सेकंड चैप्टर में हमें क्या देखना है, तो कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर जो है उसमें आपके सभी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कंप्यूटर के सेकंड चैप्टर में भी स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम हो कि बेसिक जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की बेसिक स्ट्रक्चर होता कैसे है और कंप्यूटर की बेसिक जो इसकी कार्य करने की जो प्रणाली होती है, तो इसकी बुनियादी कार्यप्रणाली है क्या, ये जो कंप्यूटर है वो किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से आप जो इसको इनपुट देते हो उसको प्रोसेस करता है, तो उन सभी को देखना पहले ज़रूरी है। उसके बाद ही हम देखेंगे कि हार्डवेयर क्या है और हार्डवेयर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, वो सब हम देखेंगे। तो चलो, बिना समय को वेस्ट किए हुए, समय की कीमत को जानते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और हमारा जो चैप्टर है आज वो है कंप्यूटर का संगठन। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है। चलिए, अब कंप्यूटर के संगठन में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि भाई जो कंप्यूटर सिस्टम ये बनाया है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम जो है किस किस प्रकार के उपकरण को काम में लेते हैं, भाई किस किस प्रकार की डिवाइस को काम में लेते हैं और उन डिवाइस की हमें ज़रूरत भी क्यों है। भाई कंप्यूटर है, कंप्यूटर बना है तो उसमें हम इनपुट डिवाइस भी यूज़ करते हैं, हम आउटपुट डिवाइस भी यूज़ करते हैं। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो भाई जो CPU है, हम सुनते हैं ना भाई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में CPU भी होगा, है ना। तो CPU जो है उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है, वो सब कुछ हम इसी चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, कंप्यूटर के संगठन में यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे हम कि कंप्यूटर की आधारभूत कार्य प्रणाली क्या होती है ना। बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखो, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के लिए कहा जाता है कंप्यूटर जो है इसकी कार्य प्रणाली जो है IPO सर्किल पे डिपेंड होती है। अब ये IPO सर्किल क्या है ना। क्या हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो कार्य करता है तो वो इस पद्धति या इस प्रणाली पे कार्य करता है जिसका नाम है IPO। अब IPO का मतलब क्या है? IPO का मतलब है इनपुट, I यानी इनपुट, P यानी प्रोसेसिंग और O यानी आउटपुट, ठीक है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, यानी जो हमारा कंप्यूटर है वो IPO प्रणाली या IPO पद्धति पे कार्य करता है। यानी पहले कंप्यूटर जो है अपने अंदर किसी भी निर्देश को इनपुट करता है, मतलब अपने पास इनपुट लेता है, फिर जो उसने अपने पास इनपुट लिया है उस इनपुट पे वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद में वो उसे इन्फॉर्मेशन में चेंज करेगा और इन्फॉर्मेशन में चेंज करके उसको आउटपुट डिवाइस पे आपके सामने दिखाएगा। भाई, जब हमने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि कंप्यूटर जो है
वो डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को प्रोसेस करके उसे किस में चेंज करता है, इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। और हमने ये चर्चा भी करी थी कि डाटा क्या होते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। भाई जैसे भी कि कंप्यूटर जो है, अब कंप्यूटर इंसान तो है नहीं कि भाई कंप्यूटर इंसान तो है नहीं कि जो आप उसको बैठे आप उसके सामने जाके बैठ गए तो उसको पता चल गया कि भाई मेरा ये जो सामने यूज़र बैठा है ये मुझसे ये काम करवाना चाहता है, तो वो आप उसको कुछ बोलो ही नहीं और वो पहले ही आपकी बात समझ जाए। मान लो सपोजली कि आप कंप्यूटर के सामने जाके बैठे हैं, अब आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के गेम खेलना है या सॉन्ग सुनने हैं या कोई वीडियो देखना है। अब ये कंप्यूटर को पहले से थोड़ी मालूम होता है कि भाई जो सामने यूज़र बैठा है उसको सॉन्ग सुनना है, तो जैसे ही आप जाके बैठे और उससे सॉन्ग चला दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मानव नहीं है, है ना। कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं है, कंप्यूटर मानव नहीं है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि आप जो कार्य करने वाले होते हो, सबसे पहले आप उस कार्य को करने के निर्देश कंप्यूटर को देते हो, है ना। तो आपके द्वारा कंप्यूटर को जो निर्देश दिया जाता है, जैसे कि आपने कंप्यूटर को निर्देश दिया कि मुझे ये PDF ओपन करके दो, है ना, या जैसे कि आपने कि मुझे ये गेम जो है ये ओपन करके दो, मुझे गेम खेलना है ना, तो ये आप कंप्यूटर में निर्देश देते हो। तो कंप्यूटर में आपके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो तो कहलाते हैं डाटा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ कंप्यूटर को काम करने के लिए बोला है ना। तो कंप्यूटर को जो आप काम करने के लिए बोलते हो, पहली चीज़ तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपने उससे कहा है, अभी उसने उस पर काम नहीं किया है। तो कंप्यूटर को जो भी आप निर्देश दे रहे हो वो निर्देश हमेशा कैसे होते हैं, अर्थहीन होते हैं। ऐसे आंकड़े जो कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के द्वारा प्रदान किए जाते हैं वो सारे आंकड़े जो है वो अर्थहीन होते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो मैंने जब कंप्यूटर का परिचय वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपसे इस डाटा के बारे में बात की थी कि डाटा हमेशा जो है वो मीनिंगलेस होते हैं। डाटा एक रो आंकड़े हैं, मतलब ये व्यवस्थित आंकड़े नहीं है ना, ये व्यवस्थित नहीं है, ये व्यवस्थित भी नहीं है, साथ ही साथ इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो आपके द्वारा जो भी निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते हैं, अब आप उसको कंप्यूटर को निर्देश कैसे दोगे, किसी न किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा ही दोगे। तो सबसे पहले आपने कंप्यूटर को क्या दिए, निर्देश आपने किसकी सहायता से दिए, इनपुट। तो कंप्यूटर का सबसे पहला ही कार्य क्या है, निर्देशों को इनपुट लेना, निर्देशों का इनपुट लेना, मतलब कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है, ठीक है। उसके बाद में ये डाटा जो कि आपके व्यवस्थित नहीं थे, है ना, और ये डाटा ऐसे होते हैं, मतलब ये आंकड़े ऐसे होते हैं जिससे यूज़र सिर्फ खुद ही समझ सकता है, जो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है, जिसके द्वारा ये आंकड़े कंप्यूटर में इनपुट किए गए हैं, उसी यूज़र को पता है कि भाई इसको कैसे मतलब मैंने क्या लिखा है या मैंने कंप्यूटर को क्या कार्य करने के लिए दिया है। दूसरे तीसरे लोगों को नहीं मालूम होता है कि इससे कंप्यूटर को क्या कार्य करने के लिए दिया है, ठीक है। तो डाटा हमेशा मीनिंगलेस होते हैं, डाटा हमेशा अव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। फिर डाटा जब कंप्यूटर जब इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा को अपने पास ले लेता है, फिर वो उस पर कार्य करना शुरू करता है। जब वो उस पर कार्य करना शुरू करता है तो हम उसे कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। तो अब कंप्यूटर का सेकंड भाग या सेकंड उसका वर्क क्या है, पहला काम तो उसने किया कि इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद में जो डाटा उसने इनपुट लिया उस डाटा पे अब वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, यानी डाटा को प्रोसेस करने का काम कर रहा है। अब जब डाटा प्रोसेस हो जाएगा, डाटा प्रोसेस होने का मतलब है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा को व्यवस्थित करके जो आउटपुट यूज़र को चाहिए उस आउटपुट को तैयार करना। तो प्रोसेस वाली जो प्रक्रिया है ना, यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा जो डाटा आपने इनपुट किया उस डाटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसको किस में परिवर्तित करेगा, इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करेगा। डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करने वाली मशीन है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो इन्फॉर्मेशन हमेशा क्या होती है, मीनिंगफुल जो आपका डाटा होता है। भाई डाटा जब आपने इनपुट कराया, कंप्यूटर को नहीं पता है कि इस डाटा को कैसे व्यवस्थित करना है, इस डाटा पे कैसे कार्य करना है। तो जब आपने इनपुट किया वो डाटा हमेशा मीनिंगलेस था, लेकिन जब उस डाटा पे प्रोसेस हो गया, उस डाटा पे कार्य हो गया तो वो डाटा व्यवस्थित भी हो गया। और आपका व्यवस्थित डाटा ही या प्रोसेस्ड डाटा ही आपका क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाती है। और यही इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर आपको मतलब यूज़र को आउटपुट डिवाइस पे दिखाता है परिणाम
परिणाम के रूप में। तो परिणाम के रूप में कंप्यूटर आपके सामने जो आउटपुट लेके आता है वही क्या कहलाती है, वो कहलाती है इंफॉर्मेशन। इसीलिए कहा जाता है, अब ये इंफॉर्मेशन जो है कहाँ दिखाई देती है, आउटपुट डिवाइस पे, है ना। तो अब अगला कार्य कंप्यूटर का क्या है, आउटपुट डिवाइस पे इंफॉर्मेशन को दिखाना। तो देखो कि हमने सबसे पहले स्टार्ट क्या किया कि कंप्यूटर जो है उसकी आधारभूत कार्य प्रणाली क्या है, कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी वर्किंग प्रोसेस किस प्रकार का होता है। तो इसमें साधारण सी हमें सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि कंप्यूटर पहले काम मांगेगा, है ना। तो आप काम उसको दोगे कैसे, इनपुट डिवाइस के द्वारा दोगे। फिर कंप्यूटर को जो आपने काम दिया है, कंप्यूटर सोच विचार करके कंप्यूटर उस पर काम करेगा, उस पर मेहनत करेगा, उस कार्य को पूरा व्यवस्थित करेगा। व्यवस्थित करने के बाद में आपको वो जो काम है आउटपुट के रूप में, मतलब परिणाम के रूप में आपके सामने वो आउटपुट डिवाइस के रूप में लेके आएगा। तो इन 3 चरणों में कंप्यूटर है ना पूरी तरीके से कार्य करता है। और इस प्रक्रिया, इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, IPO प्रणाली, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाएगा, प्रोसेसिंग जो है हमारे CPU के द्वारा की जाती है। प्रोसेसिंग किसके द्वारा की जाती है, कंप्यूटर में इनपुट तो आपने इनपुट यूनिट के द्वारा दे दिया। अब जब इनपुट यूनिट के द्वारा आपने डाटा कंप्यूटर को दे दिया है तो कंप्यूटर उस डाटा पे कार्य कहाँ कर रहा है, कहाँ बैठ के उस कार्य को मतलब जो कार्य आपने कहा उस कार्य को करने के लिए वो कहाँ किस चीज़ का यूज़ कर रहा है। तो फिर जो प्रोसेसिंग वाली प्रक्रिया होती है, प्रोसेसिंग वाला जो काम होता है वो सारा काम कौन करता है, CPU करता है। ठीक है, फिर CPU के द्वारा जब प्रोसेस हो गया जाता है तो आउटपुट के रूप में आउटपुट डिवाइस पे, आउटपुट डिवाइस कौन सी, आपकी मॉनिटर स्क्रीन, उस मॉनिटर स्क्रीन पे आपको परिणाम के रूप में प्रदर्शित कर देता है। तो यहाँ पर आपको आई होप कंप्यूटर की कार्यप्रणाली समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है भी कंप्यूटर सिस्टम है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपका मतलब उसमें आप कौन कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, उन सभी डिवाइस को मिला के हम उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, पूरा एक सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर के सिस्टम में कौन कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है, उन्हीं डिवाइसों के यूज़ के आधार पे हम कंप्यूटर की एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होती है ना। तो कंप्यूटर की अब हम आगे देखते हैं कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना क्या होती है। और बुनियादी संरचना देखने के बाद में हम देखेंगे कि ये बुनियादी संरचना में भी कंप्यूटर जो है पूरा किस प्रकार से कार्य करता है। और ये सब कुछ ही जिसमें कंप्यूटर की कार्यप्रणाली आ रही है, जिसमें कंप्यूटर की बेसिक संरचना आ रही है, ये सब ही आपका क्या कहलाएगा, ये सब किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के संगठन के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, है ना। तो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर जो है वो किन किन यूनिट से मिलके बना होता है, इसकी जो इकाइयाँ है भाई किन किन इकाइयों से मिलके बना होता है। ऐसे समझिएगा कि जैसे मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे साइंस भी पढ़ाई है। तो जैसे कि कोशिका है ना, कोशिका से क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर की निर्माण होता है। तो अगर पूछते ना कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, है ना। और वो कार्य करती है उसी के आधार पे हमारा जो शरीर है उसकी संरचना बनी है और हमारा शरीर जो है वो कार्य करता है। ठीक है, तो वैसे ही कि कंप्यूटर जो है, अब कंप्यूटर में आपको पता है कि मॉनिटर भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, CPU भी होता है। ये जो सारी आपने जो इतने सारे डिवाइस लगाए, इतने सारे जो उपकरण लगाए, इतने सारे जो कंपोनेंट्स आपने लगाए हैं, वो कंपोनेंट्स मिलके ही तो एक कार्य को कर पाते हैं। कंप्यूटर को जो कोई आप कार्य करते हो वो एक कंप्यूटर इन सब का मिला जुला रूप है और तभी वो कार्य कर पाता है। अगर इनपुट डिवाइस नहीं होती तो आप कंप्यूटर को कार्य करने के लिए इनपुट देते कैसे। अगर आउटपुट डिवाइस नहीं होती तो कंप्यूटर अगर प्रोसेस कर भी देता तो आपके सामने वापस रिजल्ट दिखाता कहाँ पे, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें इस कंप्यूटर में मिक्स हैं। तो हमें यही देखना है कि कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें हम किन किन यूनिट्स, किन किन इकाइयों को शामिल करते हैं। तो देखिए कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिस्टम 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। तो आपको पहले तो यही याद रखना है कि कंप्यूटर की मेनली कौन कौन सी 3 यूनिट होती हैं। तो कंप्यूटर की 3 यूनिट की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट यानी इसके अंदर जो है वो सारे इनपुट डिवाइस आएगी जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट पहुंचाते हैं। फिर बात करते हैं सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट में हम बात करेंगे किसकी, CPU की। हम किसकी बात करेंगे, CPU की। यानी सिस्टम यूनिट वो यूनिट है कंप्यूटर की जिस पे जो है कंप्यूटर के द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस किया जाता है। अब सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या आता है,
ठीक है, वो अभी हमें अगली मैं थोड़ी देर में बताने वाली हूँ आपको कि सिस्टम यूनिट में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है और सिस्टम यूनिट एक्चुअल में होता ही क्या है। ठीक है, वैसे आपने सबने पढ़ रखा है अच्छे से कि जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमें बताया जाता था कि भाई जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जिस पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है वो तो इसका भाग मॉनिटर कहला रहा है। इस कंप्यूटर के नीचे यहाँ कीबोर्ड लगा हुआ है, इस कीबोर्ड के पास से ही एक माउस अटैच है और पास में एक डब्बा होता था, एक बॉक्स होता था जिसे हम कहते थे CPU। ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे, CPU, है ना। तो यही कंप्यूटर की क्या कहलाती है, सिस्टम यूनिट। चलिए फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसकी यूनिट आती है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट ये क्या हो गई, ये जैसे जितनी भी आपकी आउटपुट डिवाइस है वो सब की सब क्या कहलाएगी, आउटपुट यूनिट यानी आउटपुट इकाइयाँ कहलाएगी। समझ में आया। तो चलिए कि बहुत आसान तरीके से हमने देखा कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है और कंप्यूटर की जो एक बेसिक संरचना होती है उसमें कौन कौन सी यूनिट शामिल है। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, IPO, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, और कंप्यूटर की बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हमें याद रखना है 3 यूनिट। कौन कौन सी, इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। चलिए आप 2 सेकेंड के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इनपुट डिवाइस के द्वारा कोई डाटा इनपुट करेंगे, फिर जो आपका CPU है उसमें वो डाटा कैसे प्रोसेस होता है या CPU के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और कैसे आपको आउटपुट के रूप में आपका रिजल्ट जो है कंप्यूटर दिखाता है। तो फटाफट से आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर को यदि हमने कह दिया कि भाई कोई भी वीडियो डाउनलोड करके दो, तो वो वीडियो को डाउनलोड कैसे करेगा और कहाँ पे उस वीडियो को डाउनलोड करने वाले फंक्शंस होते हैं। मान लो आपने कंप्यूटर को कहा कि मुझे एट प्रेजेंट अभी गेम खेलना है, तो गेम खेलने के लिए भी कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट में है कहाँ पे किस जगह ऐसा कोई सिस्टम होता है जहाँ से हम कंप्यूटर में गेम्स भी खेल सकते हैं, है ना। यही सब कुछ हमें देखना है। तो देखो कि कंप्यूटर की जो हमने साधारण सी स्ट्रक्चर देखी, एक सिंपल सी उसकी जो हमने एक उसकी बुनियादी संरचना देखी, तो उस बुनियादी संरचना में हमने 3 यूनिट के बारे में बात की है। और वो 3 यूनिट आपकी कौन कौन सी है, आपकी 3 यूनिट की यदि हम बात करें तो इन 3 यूनिट में आपके शामिल है इनपुट यूनिट, और इन्हीं 3 यूनिट में आपकी शामिल है प्रोसेसिंग यूनिट। यानी प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो जिसे हम सिस्टम यूनिट भी कह सकते हैं, जिसे हम सिस्टम यूनिट भी कह सकते हैं, जिसे हम CPU भी कह सकते हैं। ठीक है, और आपकी ये होती है आउटपुट यूनिट। चलिए अब इसको अगर आपको देखना है तो कि कैसे, किस प्रकार से, देखो अगर आपने कंप्यूटर की बेसिक स्ट्रक्चर और उसका बेसिक वर्क अगर अच्छे से समझ लिया है तो मैं आपसे ऐसी आशा रखती हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। अगर आपको इनसे लेके किसी भी प्रकार से कोई भी घुमा के प्रश्न पूछ लिया तो इस वाले चैप्टर से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए कैसे काम होता है कंप्यूटर के अंदर। चलिए ये आपकी इनपुट यूनिट है, ठीक है, और ये जो है बीच वाला भाग इसको हम कहते हैं कंप्यूटर का CPU। क्या कहते हैं, कंप्यूटर का CPU। अब कंप्यूटर का CPU जो है वो एक्चुअल में है क्या, कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से इस कंप्यूटर के अंदर वर्क होता है, यही सब कुछ हमें जो है अभी देखना है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो है, अगर आपने कंप्यूटर को देखा है तो लाइक ये उसका मॉनिटर होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक कीबोर्ड होता है, इस तरफ एक माउस लगा होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पास में एक बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं CPU। ठीक है, ये पास में जो बॉक्स होता है इसे हम कहते हैं CPU। क्या वाकई में ये बॉक्स जो है ये CPU है? जी नहीं, इस बॉक्स को हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट। भाई अभी जस्ट पहले हमने देखा कि हमें कंप्यूटर की बुनियादी संरचना में 3 यूनिट याद करनी है, एक इनपुट यूनिट याद करनी है, एक सिस्टम यूनिट याद करनी है और एक आउटपुट यूनिट याद करनी है। तो सिस्टम यूनिट है क्या, एक्चुअल में जो ये बॉक्स है आपका यही सिस्टम यूनिट है।
इस बॉक्स में क्या क्या होता है, इस बॉक्स के अंदर क्या लगा होता है। तो सबसे पहले तो हम वो बात करेंगे कि इस बॉक्स में क्या लगा होता है। तो देखिएगा कि इस बॉक्स के अंदर एक मदरबोर्ड लगी होती है। इस बॉक्स को जब आप खोल के देखोगे, सीपीयू को जब हम खोल के देखते हैं तो सीपीयू में जो है एक मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड का मतलब क्या है, एक इतनी बड़ी प्लेट होती है ना। ये इतनी बड़ी जो प्लेट होती है इसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। अब इस प्लेट पे ऐसा क्या क्या लगा होता है जिसके कारण से इसको मदरबोर्ड कहते हैं। इसी को हम जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में मेन बोर्ड कहते हैं। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मुख्य बोर्ड कहते हैं। तो मदरबोर्ड भी इसे कहेंगे, मुख्य बोर्ड भी इसे ही कहेंगे, मतलब मेन बोर्ड भी इसे ही कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मुख्य बोर्ड भी इसे ही कहेंगे। इस मदरबोर्ड में यदि हम बात करें तो बहुत सारी इसके अंदर छोटी छोटी चिप लगी होती है, छोटे छोटे सर्किट लगे होते हैं। सर्किट लगे होने का क्या मतलब है वो भी मैं भी समझाऊंगी। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इस मदरबोर्ड पे एक चिप लगी होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। जो हमने कंप्यूटर के परिचय वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा कि जैसे ही हमारे कंप्यूटर की 3rd जनरेशन स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉनिक या स्विचिंग डिवाइस के रूप में जो है आईसी चिप का यूज़ शुरू कर दिया, है ना। और धीरे धीरे इसी आईसी चिप को जब और ज़्यादा लार्ज किया गया तो फिर बन के आया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इस मदरबोर्ड पे एक चिप लगी होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। एक्चुअल में ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है यही आपका क्या है, सीपीयू है। सिर्फ ये आपका सीपीयू होता है इस मदरबोर्ड पे, इतना सा। लेकिन हम तो इस पूरे बॉक्स को ही सीपीयू कह देते हैं। अब इस पूरे बॉक्स को सीपीयू कहने का कारण भी क्या है वो भी मैं बताऊंगी। जबकि सीपीयू एक्चुअल में पूरा ये बॉक्स नहीं है, ये पूरा बॉक्स तो आपका सिस्टम यूनिट कहलाता है। लेकिन इस बॉक्स के अंदर एक प्लेट, मतलब इसके जब आप इसको खोलोगे तो इसी को समझ लो कि इसका एक भाग ये पूरी प्लेट है ना। इस पूरी प्लेट को हम कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड पे आपकी लगी होती है माइक्रो प्रोसेसर चिप, जो कि ये माइक्रो प्रोसेसर चिप काम क्या करती है, ये करती है कंप्यूटर में दिए गए डाटा को प्रोसेस करने का काम। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। चलिए, इसके अलावा इस मदरबोर्ड पे जैसे मान लो आप कंप्यूटर पे क्या करते हो, सिर्फ डाटा को प्रोसेस करवाने का काम करते हैं? जी नहीं, हम कंप्यूटर पर बैठ के गाने भी सुन सकते हैं, हम कंप्यूटर पे बहुत सारी वीडियो भी चला सकते हैं, हम कंप्यूटर पे गेम भी खेल सकते हैं ना। और जब हमारा मन करे तो हम है ना माइक्रोफोन की सहायता से अपनी आवाज़ भी जो है कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। तो सुनो कि इन सब के लिए फिर क्या होता है, क्या ये माइक्रो प्रोसेसर है यही करता रहता है सारा काम? जी नहीं, इन सब के लिए अलग अलग कार्ड लगे होते हैं। अगर मैं बात करूँ गेम की, तो गेम अगर आप कंप्यूटर में खेल पाते हो तो उसके लिए कंप्यूटर की इस मदरबोर्ड पे ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं। आप कंप्यूटर के अंदर कोई वीडियो है, वो वीडियो चल रही है, जैसे अभी जो ये मेरी क्लास है, इसको आप इसमें जो ये वीडियो चल रही है आप इसको देख भी पा रहे हैं और आप इसको सुन भी पा रहे हैं। तो जो सुन पा रहे हैं वो किसके लिए सुन पा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर की इस मदरबोर्ड पे क्या लगे होते हैं, साउंड कार्ड भी लगे होते हैं। तो साउंड कार्ड भी यहाँ लगे होते हैं। फिर अगर हम बात करें कि जैसे कि कंप्यूटर में ये ग्राफिक कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, अब आप वीडियो को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है वीडियो ग्राफिक कार्ड भी लगे होते हैं। ये वीडियो ग्राफिक कार्ड कैसे काम करते हैं भाई, ये वीडियो ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत क्यों है हमें इस मदरबोर्ड पे, क्योंकि देखो कि जो अभी जो ये वीडियो पूरा बना है इसमें छोटी छोटी पिक्सल्स होती है, छोटे छोटे पिक्चर्स होती है ना। इन पिक्चर्स को एक साथ मिलाकर रखना, एक साथ जोड़ के रखना, तभी तो आपके सामने जब ये वीडियो चलता है तो बहुत स्मूथली चलता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा स्टेप पहले से लेके एंड तक कब आ गया है ना। बहुत स्पीडली चलता है ना, कहीं पे रुक नहीं रहा है। तो वो रुक नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पिक्स को कलेक्शन कर लिया जाता है और उन्हें एक साथ दिखाया जाता है। किसके कारण? वीडियो ग्राफिक कार्ड के कारण। तो देखो, मदरबोर्ड पे आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप हो गई, जो कि एक्चुअल में ही आपकी क्या है, सीपीयू है। सीपीयू आपके मदरबोर्ड पे लगा होता है, ठीक है, ना कि वो बॉक्स सीपीयू है। पर उसको क्यों कहेंगे सीपीयू वो मैं बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं गेम के लिए, साउंड कार्ड लगे होते हैं, वीडियो ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं। अब एक चीज़ और कि इस मदरबोर्ड पे और क्या लगा होता है, तो हमारी जो भी मेन मेमोरी है कंप्यूटर की, जो भी प्राथमिक मेमोरी है, जैसे कि रैम हुआ, रोम हुआ, है ना, ये रैम और रोम मेमोरी के स्लॉट भी जो है वो कहाँ लगे होते हैं, इस मदरबोर्ड पे। इस मदरबोर्ड पे आपके मेमोरी वाले स्लॉट भी लगे होते हैं, है ना। जैसे कि मान लो
होता है ना कि आपके फ़ोन में मतलब 4 GB की मेमोरी, 4 GB की रैम मेमोरी है ना, आप उसको और आगे जो है बढ़ा सकते हो, तो है ना आप इसको पॉपअप भी कर सकते हो। ये काम आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मदरबोर्ड में इन मेमोरी के स्लॉट लगे होते हैं, ठीक है। तो मेमोरी के स्लॉट भी कहाँ होते हैं, इस मदरबोर्ड पे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया है कि जो आपकी सिस्टम यूनिट है, इस सिस्टम यूनिट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसे कहेंगे, तो सिस्टम यूनिट मदरबोर्ड किसे कहेंगे, या सिस्टम यूनिट एक्चुअल में है क्या, ऐसी सिस्टम प्रणाली है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चिप्स, बहुत सारे सर्किट्स और आपका माइक्रो प्रोसेसर यानी कि CPU जो है एक प्लेट पर लगे होते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो मदरबोर्ड को ही मेन बोर्ड कहेंगे। तो मदरबोर्ड पे क्या क्या लगा हुआ होता है वो सब आपको पता चल गया है, ठीक है। अब चलो ये बात तो हो गई। अब एक चीज़ और कि जैसे मान लो आपने कंप्यूटर को कोई भी PDF जो है उसको प्रिंट करने के लिए बोला है ना, या आप मान लो कि आप जो कुछ भी आपने वर्क कंप्यूटर को करने के लिए दिया, आपने कोई नोट्स टाइप किए और अब आप उस नोट्स की क्या करना चाहते हो, प्रिंट निकलवाना चाहते हो। तो प्रिंट निकलवाने के लिए आपने CPU को तो ऑर्डर दे दिया कि भाई हमें इसकी प्रिंट चाहिए। अब मदरबोर्ड पे कुछ ऐसे पोर्ट लगे होते हैं जिससे हमारे प्रिंटर जुड़े होते हैं। भाई ये जो मदरबोर्ड, ये जो बॉक्स होता है ना, ये जो आपका CPU बॉक्स होता है, आप इसके पीछे देखिएगा, इसके पीछे बहुत छोटे छोटे सर्किट बने हुए होते हैं ना। इन सर्किट बोर्ड से ही हम किसको अटैच करते हैं, प्रिंटर वगैरह को, प्लॉटर वगैरह को, है ना। तो एक प्रश्न आता है कि ये जो आपकी मदरबोर्ड है इस पर कितने प्रकार के पोर्ट होते हैं, तो इस पर बहुत सारे पोर्ट होते हैं जो हम आगे अपनी क्लासेस में देखेंगे। जैसे एक कनेक्टर पोर्ट होता है, जैसे USB पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है ना, और एक जो होता है हमारा वो होता है पैरेलल पोर्ट। क्या होता है, पैरेलल पोर्ट। इस पैरेलल पोर्ट पर ही हम किसको अटैच करते हैं, प्रिंटर को अटैच करते हैं। तो समझ में आया आपको कि मदरबोर्ड पर ही सारी चिप लगी होती है, मदरबोर्ड पे ही सारे कार्ड लगे होते हैं, मदरबोर्ड पे ही हमारी माइक्रो प्रोसेसर चिप जिसे हम CPU कहते हैं वो लगा होता है, और मदरबोर्ड पे ही सारे पोर्ट कनेक्ट करने पोर्ट लगे होते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपको इस CPU का रोल समझ में आ गया होगा, समझ में आ गई बात। अब एक्चुअल में इस बॉक्स को सिस्टम यूनिट ना कहकर हम आम बोलचाल में इसको CPU इसलिए कहते हैं क्योंकि सुनना कि जैसे आपने इस कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए दिया, या जैसे आपने स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करते सबसे पहले इस सिस्टम यूनिट के अंदर अगर कोई एक्टिव होता है, यानी स्विच ऑन करते ही सबसे पहले करंट जो है वो सबसे पहले इस माइक्रो प्रोसेसर चिप के पास ही जाती है। इस माइक्रो प्रोसेसर चिप के पास ही सबसे पहले करंट जाता है, और बाकी की जो भी यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि कार्ड्स लगे हुए हैं, जैसे रैम और रोम मेमोरी के स्लॉट लगे हुए हैं, पोर्ट लगे हुए हैं, तो इस माइक्रो प्रोसेसर के पास जैसे ही करंट पहुँचता है, ये बाकी इन सबको करंट तुरंत सप्लाई कर देता है। तो सिस्टम को स्टार्ट करते ही, यानी कंप्यूटर को ऑन करते ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक जिसके पास पहुँचती है वो किसके पास पहुँचती है, इस माइक्रो प्रोसेसर चिप के पास, और यही सबको फिर जाके क्या करता है, एक्टिव करता है, सबको करंट देके उनको एक्टिव करता है। इस कारण से इस पूरे बॉक्स को हम क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हम कि किस तरीके से CPU जो है, CPU के भाग कौन कौन से होते हैं, CPU में काम कैसे किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट यानी हमने कहा कि कंप्यूटर जो है वो IPO पद्धति पे काम करती है, यानी सबसे पहले उसमें क्या दिया जाता है, इनपुट। क्या कंप्यूटर स्वयं पहले क्या लेता है, इनपुट लेता है। अब इनपुट किसके माध्यम से दोगे, इनपुट डिवाइस के माध्यम से दोगे। इनपुट डिवाइस कैसे, जैसे कि लाइक आपकी कीबोर्ड हो गई, लाइक आपकी माउस हो गया, लाइक आपका माइक्रोफोन हो गया, बहुत सारी इनपुट डिवाइस हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। अब इनपुट आपने दे दिया, अब इस इनपुट लिए हुए डाटा को जो है इस पे प्रोसेस कौन करेगा, CPU करेगा। कौन करेगा, CPU करेगा, प्रोसेस करता है। इसी कारण से इसकी खुद की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब CPU जो है, इस CPU के अंदर मेन 3 इसके भाग होते हैं। मेनली इसके स्वयं के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। CPU जो है, ये CPU 3 भागों से मिलकर बना है, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक
यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट भी कैसे, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है। और सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। और मेमोरी, आप सुनना कि इनपुट कर तो दिया आपने डाटा, अब जो डाटा आपने इनपुट किया है अभी जब तक उस पर प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक के लिए भी कंप्यूटर उसको अपने किसी स्थान पे सेव तो करेगा, उसको अपने किसी स्थान पे ले जाके तो रखेगा, बाद में धीरे धीरे वो उस पर प्रोसेस करना शुरू करता है। तो जो भी डाटा आप कंप्यूटर में इनपुट कर चुके हो वो डाटा सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, किस जगह पहुँचता है, ठीक है। तो जो भी आपने डाटा इनपुट किया है वो सबसे पहले पहुँचता है मेमोरी के पास। कौन? मेमोरी के पास, ठीक है भाई। जो जहाँ पर डाटा को रक्षित किया जाता है या कंप्यूटर में डाटा को रक्षित करने के लिए हम जिन युक्तियों का यूज़ करते हैं, जिन डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं मेमोरी डिवाइस। क्या कहते हैं? मेमोरी डिवाइस। जहाँ पे डाटा को रक्षित किया जाता है, जहाँ पे डाटा को सेव किया जाता है। तो जो भी इनपुट दिया, जैसे कि आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया कि मुझे ये PDF ओपन कर दो, है ना, PDF ओपन कर दो या मेरे लिए ये वीडियो चला दो, तो ये जो निर्देश आपने दिए, ये निर्देश जो आपने दिए, ये जो डाटा आपने कंप्यूटर के पास इनपुट किया है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? मेमोरी के पास। और मेमोरी में भी किसके पास जाता है? हालांकि मेमोरी होती कितने प्रकार की है, कौन कौन सी हमारी प्राथमिक मेमोरी है, कौन कौन सी हमारी द्वितीयक मेमोरी है, वो सब हम देखेंगे हमारे मेमोरी वाले टॉपिक में। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ नॉर्मल सा कि कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है वो देखना है। तो इनपुट जो भी डाटा किया गया है ना, जो डाटा इनपुट किया गया वो सबसे पहले किसके पास पूछा? मेमोरी के पास। मेमोरी में भी ये किसके पास आता है? रैम के पास आता है। किसके पास आता है? रैम के पास आता है। तो देखो CPU का एक भाग होता है मेमोरी, है ना, जो डाटा आप इनपुट करते हो वो सबसे पहले किसके पास आएगा? मेमोरी के पास आएगा। फिर CPU का एक भाग होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक नियंत्रण इकाई है। तो ये किस पे नियंत्रण करेगी, किस पे कंट्रोल करेगी? जैसे कंट्रोल यूनिट को ये पता चलता है कि मेमोरी के पास में डाटा आ चुका है तो ये मेमोरी को आदेश देता है कि जो डाटा तुम्हारे पास आया है वो डाटा तुम मुझे दो। मतलब ये सॉरी क्या करता है कि जैसे ही डाटा मेमोरी के पास आता है तो कंट्रोल यूनिट को पता चलता है कि डाटा आ चुका है, अब उस पर प्रोसेस करना है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सीधा आदेश देता है किसको? ALU को। ALU को क्यों देगा आदेश? क्योंकि भाई CPU के अंदर जो डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने वाला कौन है? ALU। इसीलिए इसका नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डाटा को ये प्रोसेस करता है, ठीक है, अंकगणितीय डाटाओं को ये प्रोसेस करता है। एक एग्जाम्पल, जैसे आपने कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया 2 + 2 या आपने इनपुट किया 4 - 1, ये डाटा आपने इनपुट किया। अब ये डाटा कैसा है? अंकगणितीय डाटा है, ठीक है। अब ये डाटा सबसे पहले कहाँ गया? रैम मेमोरी के पास। रैम मेमोरी के पास जैसे ही ये डाटा गया, इस डाटा के बारे में किसको पता चला? कंट्रोल यूनिट को पता चला। तो कंट्रोल यूनिट को जो है वो किसको ऑर्डर दे रही है? ALU को ऑर्डर दे रही है कि मेमोरी के पास जाओ, मेमोरी के पास जाओ और वहाँ से इस डाटा को लेके आओ। मेमोरी के पास जाओ और इस अव्यवस्थित डाटा को लेके आओ। अब ALU क्या करता है? मेमोरी के पास जाएगा और रैम मेमोरी से इस डाटा को ले लेगा। रैम मेमोरी से अपने पास इसने इस डाटा को ले लिया 4 - 1। अब ALU इस पे क्या कर रहा है? इस पे प्रोसेस कर रहा है, इस पे कार्य कर रहा है, इसको सोल्व कर रहा है। इसको सोल्व करने के बाद में इसके पास ये एक नई इन्फॉर्मेशन तैयार हो गई। भाई ये तो डाटा था जो कि अनप्रोसेस्ड था, ठीक है। अब इस डाटा को प्रोसेस किसने कर दिया? ALU ने। और जो प्रोसेस डाटा होती है वो क्या कहलाती है? इन्फॉर्मेशन। अब इसने इस डाटा को प्रोसेस कर दिया, इस डाटा पे काम कर दिया, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट को पता चला कि ALU ने जो है डाटा को प्रोसेस कर दिया है, डाटा पे काम कर दिया है। तो फिर कंट्रोल यूनिट इसको ऑर्डर देता है कि जो डाटा आपने प्रोसेस कर दिया है वो वापस किसके पास भेज दो? मेमोरी के पास भेज दो। कौन सी मेमोरी के पास में? तो वो रोम मेमोरी के पास में भेज दिया जाता है। रैम और रोम क्या है? मेमोरी वाले चैप्टर में देखेंगे। तो ध्यान रखना कि इनपुट किया गया डाटा किसके पास आता है? इधर देखिए, सबसे पहले इनपुट यूनिट के द्वारा जो आप डाटा इनपुट करते हो कहाँ पहुँचता है? रैम मेमोरी के पास। रैम मेमोरी कहाँ लगी होती है? CPU के अंदर लगी होती है, ठीक है। फिर रैम मेमोरी से ये डाटा किसके आदेश पे? कंट्रोल यूनिट के आदेश पे किसके पास भेजा जाता है? ALU के पास। ALU डाटा को क्या करता है? ALU डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस होने के बाद में ये प्रोसेस जो डाटा है वो वापस किसके पास भेजा जाता है? रोम मेमोरी के पास में। अब जब प्रोसेस डाटा रोम मेमोरी के पास आ गया
तो अब ये रोम मेमोरी से आउटपुट डिवाइस के पास भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? आउटपुट डिवाइस के पास में, है ना, कि भाई ये डाटा प्रोसेस तो हो गया है, अब इसको परिणाम के रूप में जो है मॉनिटर स्क्रीन पे दिखा दिया जाए यूज़र को। तो ये कहाँ से भेजा जाता है? रोम मेमोरी से भेजा जाता है। अब सुनना कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है। कंट्रोल यूनिट क्या है? एक्चुअल में नियंत्रण इकाई है। तो CPU प्लस इनपुट डिवाइस प्लस आउटपुट डिवाइस इन सब को कंट्रोल करके रखती है, इन सब से कार्य करवाती है, इसीलिए इसको बिल्कुल बीच में रखा गया है और इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो आपको समझ में आया कि CPU जो है वो खुद 3 भागों से मिलकर बना है, मेमोरी, ALU और CU यानी कंट्रोल यूनिट। मेमोरी क्या करती है? डाटा को रक्षित करके रखने का काम करती है। CPU का आपसे पूछे कि CPU का ऐसा कौन सा भाग है जो डाटा को, चाहे वो अनप्रोसेस्ड डाटा हो चाहे वो प्रोसेस्ड डाटा हो, है ना, उनको सेव करके रखने का काम कौन करती है? तो मेमोरी रखती है। फिर आपसे पूछे कि इनपुट से डाटा लेने का काम और उस डाटा को ALU के पास भेजने का काम, ALU से वापस मेमोरी के पास भेजने का काम, फिर उस डाटा को आउटपुट यूनिट के पास भेजने का काम, ये सारे ऑर्डर कौन देता है? कंट्रोल यूनिट देता है। कंट्रोल यूनिट के आदेश पे ही इनपुट डिवाइस इनपुट लेती है, कंट्रोल यूनिट के आदेश पे ही आउटपुट डिवाइस आउटपुट लेती है, मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाती है। कंट्रोल यूनिट के आदेश पे ही ALU जो है डाटा को प्रोसेस करने के लिए लेके जाता है, डाटा को प्रोसेस करता है, और कंट्रोल यूनिट के आदेश पे ही जो है रोम मेमोरी ये प्रोसेस डाटा को कहाँ पहुँचाती है? आउटपुट यूनिट। इसलिए इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो ये इनपुट डिवाइस पे भी कंट्रोल करेगी, आउटपुट डिवाइस पे भी कंट्रोल करेगी, ALU पे भी कंट्रोल करेगी, स्वयं CPU पे कंट्रोल करती है कंट्रोल यूनिट। समझ में आया? चलिए अब देखो कि जैसे है ना कि हमें किसी ने कोई प्रश्न पूछा, है ना, हमने कहीं कुछ पढ़ा होगा और उससे रिलेटेड किसी ने हमसे कोई प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछा तो वो प्रश्न सीधा हमारे कहाँ गया? हमारे मस्तिष्क में गया। फिर हमारे मस्तिष्क ने उस पर सोचना, विचार करना शुरू किया और हमने रिकॉल किया कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर ये है ना। तो प्रश्न का उत्तर किसने दिया? हमारे दिमाग ने दिया। तो जैसे कि हमारे मस्तिष्क का, हम कहते हैं ना कि भाई CPU जो है वो एक कंप्यूटर की ब्रेन है, कंप्यूटर का क्या है? मस्तिष्क है, क्योंकि एक्चुअल में इनपुट डाटा जो आ रहा है उसको काम कौन कर रहा है? उसको प्रोसेस कौन कर रहा है? ये CPU के तीनों भाग मिलके कर रहे हैं, इसलिए CPU को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जिस तरीके से हम जो है, हम भी है ना किसी भी चीज़ को याद कहाँ रख पाते हैं? हमारे मस्तिष्क में। और किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कब कर पाते हैं? हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही हम सोचते हैं और तभी हम सॉल्व कर पाते हैं। तो सेम वैसा का वैसा काम कौन करता है? कंप्यूटर सिस्टम में CPU करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन पार्ट भी CPU को कहा जाता है। ठीक है। ALU जो है वो जो है तार्किक गणनाएं करने में सक्षम है, डाटा को प्रोसेस करने में सक्षम है। ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो पूरी तरीके से काम करता है। समझ में आया आपको कि कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है? IPO प्रणाली पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर जो है उसकी बुनियादी संरचना में हमने किन किन यूनिट को शामिल किया। तो हमने 3 यूनिट को शामिल किया, इनपुट यूनिट, आपकी सिस्टम यूनिट और आपकी आउटपुट यूनिट, है ना। फिर सिस्टम यूनिट के अंदर हमने देखा कि CPU है, तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? CPU जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहलाता है? CPU के मेनली कितने भाग होते हैं? तो CPU के 3 भाग होते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ठीक है। इनपुट किया गया डाटा रैम मेमोरी के पास आएगा, कंट्रोल यूनिट ALU के पास भेजेगा, ALU उस पर प्रोसेस करेगा, वापस डाटा मेमोरी के पास आएगा और फिर प्रोसेस डाटा आउटपुट यूनिट पे दिखाया जाएगा। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और पूरे CPU पे कंट्रोल कौन रखता है? CPU का स्वयं का भाग कंट्रोल यूनिट रखता है। तो इस तरीके से हमने जो है आज कंप्यूटर की बुनियादी संरचना और उसकी कार्यप्रणाली को बहुत अच्छे से देख लिया। आई होप कि मैंने जितने सरल तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है उतने ही सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा और मेरी ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और ऐसी ही आशा करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का मैकेनिज्म समझ लेते हैं, किसी चीज़ की हम पूरा एक प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद जो है प्रश्न हल करने में बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये मेरा प्रयास वाकई में सफल रहा होगा, ऐसी आशा मैं आपसे करती हूँ। अब नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली क्लास में, जहाँ हम देखेंगे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं हार्डवेयर, और उन हार्डवेयर में हम देखेंगे कि किन किन डिवाइस को हार्डवेयर की श्रेणी में रखा जाता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और अपनी मेहनत पे फिर से 4 चांद लगाते रहिए। और मेरी क्लासेस अगर आपको बहुत अच्छी लग रही हैं और आपके लिए वाकई में बहुत हेल्पफुल साबित हो रही हैं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। जिस तरीके से ये आपके लिए हेल्प कर रही है, हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए और भी ज़्यादा
ये हेल्पफुल हो, तो मेरी क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।